आगे बढ़े। कल क्या डिस्कस किया मैंने? हम्म 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी तक क्या उसको वैसा नहीं कहा जाता है, वैसा नहीं एक्चुअल में। वो एग्जैक्टली ये है कि या तो उनको ऐसा कह सकते हैं भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण, प्राचीन काल में प्रथम विदेशी आक्रमण, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर उनको कहा जाता है कि भारत में ईरानी और यूनानियों का आक्रमण और उसका प्रभाव, ऐसा समझा जाता है एक्चुअल में इसमें। तो क्या डिस्कस किए हम लोगों ने उसमें कि एक पहले अकबरी साम्राज्य था, उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो छोटे जो महाजनपद थे उनको परास्त किया और कुछ गणराज्य को परास्त किया और उसके बाद फिर उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अकबरी साम्राज्य को विश्व छत्रप बनाया गया। एक ही है, ठीक है। इसका प्रभाव कई प्रकार से है। उसके बाद फिर जो है लंबे समय तक वो उसके आधिपत्य में रहे। फिर बाद में जो है जब चौथी सदी के आसपास अकबरी साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है, तब उस समय उत्कर्ष किसका हो रहा हो था? रोमन का। मकदूनिया का शासक जो है उसमें फिलिप का पुत्र एलेक्स, कोई अलेक्जेंडर कहते हैं और कोई सिकंदर भी कहते हैं। वो जो है 20 वर्ष की आयु में जो है सत्ता में काबिज हुए। उसके बाद फिर राज्य विस्तार के लिए पूरे विश्व को जीतने के लिए उसने एक अभियान छेड़ा, इनको विश्व विजय अभियान भी कहते हैं। और उसी क्रम में फिर जो है उसने जो अकबरी साम्राज्य और जो समकालीन जो फारस के जो अन्य क्षेत्र में जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उन सबको उसने अपने अधिकार में ले लिया। और वहां से फिर आगे बढ़ते हुए कोहिस्तान और इधर फिर आगे जो काबुल वहां तक, और उसके बाद सिंध के पश्चिम क्षेत्र में ये, ठीक है, आक्रमण किए। तो कुछ जो है महाजनपद तो जो है उस समय उसने उसके डर की वजह से यहां कहा जाए सैन्य मजबूत क्षमता है उनके पास में, ठीक है, सैन्य संगठन मजबूत है, नेतृत्व है और कई बड़े उनके अच्छे अच्छे युद्ध हथियार है। उनकी वजह से जो है इस तरफ जो कंधार का जो शासक था, ठीक है, कौन, जिसकी राजधानी तक्षशिला, अम्भी, वो सरेंडर ही कर दिया, समर्पण कर दिया, ठीक है। और साथ में और भी कुछ स्थानीय शासक थे, कुछ गणराज्य भी थे, वो भी उनको परास्त कर दिए। और उसमें जो है एक झेलम और चेनाब के बीच में, है ना, झेलम और चेनाब के बीच जो क्षेत्र है उसमें एक शासक हुआ करता था पोरस, ने संघर्ष किया। हालांकि वहां पराजित हो गए, पर उसके बाद फिर जो है सिकंदर जो है उसके वीरता और उससे प्रसन्न हुए, ऐसा माना जाता है, और उसको राज्य वापस कर दिया। हालांकि जो है उसके धन पर नियंत्रण, उसके कोच कोष पर, राजकोष पर नियंत्रण किसका था? सिकंदर का था ये, ठीक है। तो ये इस तरह से घटनाक्रम हुए। सिकंदर के जो आक्रमण जो है कालखंड माना जाता है 327 से लेकर 27 और 26 और 25 बीसी के आसपास तक, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से उनके 25 से वापसी शुरुआत हुई और 23 में बेबीलोन में जो है उनकी मृत्यु हो गया बीमारी की वजह से ये, ठीक है। उसके मृत्यु के कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं, ये कई अलग अलग कारण है। कोई कहते हैं उनको जो है जहर दिया गया, कोई कहते हैं उनको जो है प्राकृतिक रूप से उनका जो है स्वास्थ्य खराब होता चला गया, और कई बहुत सारी बातें हैं इनमें से, ठीक है। ये सब बातें इनमें से है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसका? उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो ईरानी और जो यूनानी जो आक्रमण हुए उनका स्पष्ट प्रभाव, इसका प्रभाव प्रभाव मतलब कहां पर? भारत में। जिसने बताया था मैंने, एक सबसे पहले इसमें किसकी बात की हम लोगों ने? रणनीतिक प्रभाव की बात किया। तो राजनीतिक प्रभाव का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि इस समय जो है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था में है, वहां से एक केंद्रीकृत व्यवस्था का जो है जन्म हुआ, ठीक है। हालांकि जो है वो विदेशी है। तो अकबरी साम्राज्य का जो है एक छत्रप के रूप में स्थापित हुआ यहाँ पर, ये विश्व छत्रप के रूप में। इसने जो है भारत में एक तरह से कह सकते हैं एक रास्ता खोला, एक रास्ता खोला कि भारत में केंद्रीय कृत शासन की व्यवस्था जो है स्थापित किया जा सकता है। छत्रप दूर वाले क्षेत्र में है और उसका मूल नियंत्रण कहां पर है? उधर इराक वाले क्षेत्र में है ये, ठीक है। एक ये तो मद्र है, कंबोज है, कंधार, इन सबको मिलाकर एक छत्रप बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इसमें इससे जो है ईरानियों में अगर देखें उनका प्रभाव,
तो एक व्यापारिक मार्ग की खोज हो गया वहां से, बड़ा इंपॉर्टेंट था इनमें से। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इसी क्रम में फिर जो है उसका इसका इसका यूनानियों का भी उनका प्रभाव आया। ठीक है, आक्रमण करने वाले में कौन थे? साइरस, डेरियस और एक शाहयार्क भी हुआ करता था, शाहयार्स भी हुआ करता था ये। ठीक है, तो बस बने रहे ये। उसके बाद फिर सिकंदर वाला है। ठीक है, एक सेगमेंट ये हुआ। ठीक, अब उसके बाद फिर इसमें फिर कई अलग प्रभाव की बात किया, तो उसमें फिर क्या है, राजनीतिक स्तर पर जो है ये सब बड़े बड़े जो है इस क्षेत्र में उसका प्रभाव आया। ठीक है, तो उसमें लेखन कला, लेखन का मतलब क्या है, अब वो अधिकारी और कर्मचारी कहां से आए? उस फारस वाले क्षेत्र से। भारत फारसी भाषा भी लेके आए, वो फारसी भाषा भी लेके आए, और साथ में वहां की लिपि, कौन सी लिपि? खरोस्थी। कौन सी लिपि है? खरोस्थी। और भारत में जो स्थानीय जो लिपि है उससे साथ मिलकर के फिर मिली जुली प्रकार की लिपि, कौन सा? नहीं, अरामाइक लेके आए थे, और यहां पर विकसित जो हुआ खरोस्थी विकसित हुआ वो। ठीक, ये बहुत सारी बातें हैं, पर उसमें कुछ चीजों बस लेते जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है इसमें इसी क्रम में फिर जो है वो ये जो महत्वपूर्ण था वो सम्राट अशोक ने जो है अलग अलग जो स्तंभ जो बनाए हैं वो भी ऐसा देखा देखी मानते हैं कि वहां से डेरियस का हुआ करता था ये। वो भी जो है देखा देखी इस प्रकार से बनाए, ऐसा मानते हैं ये। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें अगर देखा जाए, कई महत्वपूर्ण है, मगर उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था उसमें से मूर्ति कला का विकास। यूनानी जब यहां पर आए तो उन्होंने अपने साथ में नई एक शैली लेके आया मूर्ति निर्माण की। ठीक है, नई कला जिनको बोलते हैं हेलेनिस्टिक कला, यही है ना इसमें ये। उससे जो है एक मूर्ति निर्माण की जो शैली विकसित हुआ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यूनानी और जो देसी शैली थे उनसे मिश्रित होकर के, जिनको कहते हैं गंधार मूर्ति शैली है, गंधार मूर्ति शैली है। ठीक है, भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो है जो गंधार शैली में बना हुआ, उसके बाद फिर इसी क्रम में आगे जो बाद में विकसित हुआ, जो समकालीन विकसित हुआ कहा जाए, देसी शैली था वो मूर्ति निर्माण की, वो कौन से? मथुरा। ठीक है, कौन सा है? मथुरा। तो ऐसी कई शैलियां हैं बेसिकली ये भारत में मूर्ति निर्माण से संबंधित है ये। वैसे ही फिर जो है इस तरफ मंदिर निर्माण के बारे में बताया था मैंने ऑलरेडी, ये वो बाद में विकसित हालांकि हुए हैं, जिनमें एक नागर है, एक वेसर है, और एक क्या है? द्रविड़ शैली। ये ध्यान में रखना है ये। तो जो मूर्ति निर्माण की शैली की जब बात करेंगे तो गंधार कला और मथुरा कला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भी है बाकी जगहों पर भी मूर्ति निर्माण के जो है शैली विकसित हुए, मगर ये बहुत प्राचीन माने जाते हैं ये। भगवान बुद्ध के मूर्तियां जो है प्रारंभिक चरणों में यही यही इसी शैली में बनाए गए थे ये। ठीक, ये सब बातें हैं एक्चुअल में ये। उसके बाद फिर जो है इसमें और भी कई सैन्य संगठन को मजबूत बनने के लिए जो है भी व्यवस्था स्थापित किया गया सैन्य संगठन को लेकर के। ठीक है, देखा देखी जो है भारत में जो है एक बहुत मजबूत जो है व्यवस्था का विकास हुआ, मजबूत सैन्य संगठन कह सकते हैं ये, ऐसे कहा जाए इनको वो। ठीक है, तो ये सब जो है एक साथ चल रहे थे गतिविधियां। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है हमें जो देखना है आज जो है वहां है कि बुद्ध काल में या फिर छठी सदी ईसा पूर्व में जो है अर्थव्यवस्था या फिर बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था है और समाज भी है और उस धर्म और दर्शन भी है। फिर आगे उसमें बौद्ध धर्म और जैन और बाकी जो है शाक्त भी है और शैव भी है और कुछ भौतिकवादी भी है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम किसकी बात करेंगे इसमें? बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था। किस कालखंड की बात कर रहे हैं हम इसमें? 600 बीसी से। 600 बीसी है ये। 600 बीसी से कब तक? 400 बीसी तक, इस कालखंड में। ठीक है, इसके पहले जो हम डिस्कस किए वो क्या है? वैदिक है।
वैदिक कालीन आर्थिक जीवन ये कह सकते हैं इसमें। मगर अब उसमें क्या है, मौलिक परिवर्तन आ रहा है यहां से ये, ठीक है। अब उसमें क्या है, मौलिक परिवर्तन। ये भी सेगमेंट सोचेंगे समझेंगे इसमें, तो फिर वो पुराने बातें इसमें जुड़ जाएगा इस तरफ से ये, ठीक है। तो पुराने बातें भी एक दो कालखंड है, इसमें डिस्कस किए थे हम लोगों ने। एक इसमें एक दो कालखंड है डिस्कस किए हैं ऑलरेडी इस पर। एक पूर्व वैदिक वाला है और एक क्या है, उत्तर वैदिक वाला है, ठीक। ये डिस्कस किए हैं कि यहां पर पहले पशुपालन, उसके बाद फिर जो है पशुपालन, फिर यहां पर जो है क्या हुआ, कृषि ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। सेकेंडरी कृषि हुआ करता था, ठीक है, मगर सेकेंडरी, मगर यहां पर उल्टा हो गया, ऐसे ही है। फिर इसके साथ में जो है शिल्प कम मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में है शिल्प और तो दस्तकारी है ये। और आगे चल करके यहां पर जो है उनका विस्तार हुआ है, ये इनका विस्तार हुआ, विस्तार भी हुआ और साथ में उनका विकास। और यहां तो कुछ व्यापार होता ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए कुछ खास, ठीक है, विनिमय व्यवस्था है। और यहां थोड़ा सा उनका जो है विस्तार हुआ है, मगर ये भी कोई बहुत विशेष है ऐसा नहीं है ये, ठीक है, इस तरह से ये। और मुद्रा तो यहां पर लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। यहां पर जो है निष्क और शतमान जैसे कुछ है, निष्क और शतमान जैसे, मगर ये भी बहुत विस्तृत नहीं है ये, ठीक है। नगरीकरण तो यहां पर है ही नहीं है, नगरीकरण नहीं है, यहां पर भी कोई नगर नहीं है, ये सब ग्रामीण बस्ती है। मगर यहां पर इन सब में क्या है, मौलिक परिवर्तन आया, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो है इस 6वीं सदी से पूर्व में बहुत मौलिक बदलाव आया, पूर्व की तुलना में मौलिक परिवर्तन। और मौलिक परिवर्तन के कई कारण है इसके, ये मौलिक परिवर्तन की इसमें कई कारक है ये, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है यहां पर तो पूर्व की तुलना में मौलिक परिवर्तन आए। और जिसकी वजह से जो है, जिनकी वजह से इस अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, ऐसा कहा जाए, इनका जो स्वरूप है किस प्रकार का हुआ, उन्नत कृषि, व्यापार, व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था। उन्नत कृषि उसका एक मुख्य हिस्सा है, दूसरा क्या है, व्यापार और वाणिज्य है, और इस पर पूरी बेस्ड इनकी अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है। तो मूल आधार में क्या है, कृषि है। और इसमें ओवरऑल में कृषि में अगर देखा जाए, इसमें क्या है, अधिशेष उत्पादन है, इसमें क्या है, अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन मतलब सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है। और उस अधिशेष उत्पादन ने जो है व्यापार और जो वाणिज्य है को बढ़ावा दिया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया इनके साथ साथ, ठीक। तो फैक्टर में बताया मैंने इसमें, ये इस समय कई फैक्टर काम करेंगे इस पर, ये ठीक है, कई फैक्टर काम करेंगे। ये फैक्टर का मतलब क्या हुआ है, उन कारकों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से जो है इस तरह के विकसित एक बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। काफी सारे कारक सोच सकते हैं, सबसे बड़ा कारक क्या होगा इसका, भौगोलिक। सबसे बड़ा कारक क्या है इनके पास में, भौगोलिक। भौगोलिक के मतलब क्या है, उर्वर भूमि है। दूसरा कृषि अनुकूल, कृषि अनुकूल जलवायु है। वर्षा पर्याप्त है, वर्षा क्या है, पर्याप्त है। हम्म
इसके अलावा जो है ज्यादा महत्वपूर्ण जिसने जो ज्यादा और उसको प्रभावित किया वह है लोहे का कृषि उपकरणों के बनाने में प्रयोग, ऐसा कहे लोगों। मिलने शुरू हो गया यहां से, ये लोहे का प्रयोग किया गया, इसने जो है गहराई तक जुताई को परिस्थितियां बना दी है। सतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद में फिर ये तो मैंने केवल ज्योग्राफिकल की बात की है, मैंने संसाधन कृषि लोहा है और तांबा तो है ही ये, ठीक है, तांबा से बनाते हैं ये। इसके बाद फिर ये, ठीक है, इनके बाद फिर जो है इसके लिए सिंचाई के साधन है। अब बीज, बीज में किसकी धान, इनके जब फसल है ये, तो फसल उसको ऐसे कहा जाए फसल वर्ष, इनके फसल, तो फसल में क्या है, ये धान, गेहूं, जौ, गन्ना, ठीक है, और वो पटसन, कट क्या बोलते हैं उनको, जूट तो निचली स्तर में चला जाएगा, उसमें नहीं, उतना नहीं, मगर यहां पर जो है वो सन, जैसे जैसे कपड़े बनाए सकते हैं, जैसे पटसन भी कह सकते हैं, वैसा ही है। पटसन तो ठीक है, वो अलग चीज हो गया थोड़ा सा, उसके थोड़ा सा और दूसरा रूप आता है, वो छोटे साइज का होता है, वो उससे भी कपड़े बनाए जाते हैं उसके जैसे, ठीक है। तो ये तो कम से कम ध्यान में रखो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, फसलों की विविधता है। क्या बोल रहे थे, कोसे से, कोसा तो ठीक है, कोसा नहीं कहा जाए, रेशम कहा जाए, वो ठीक नहीं, कोसा तो है ही वहां पर। कपास तो काली मिट्टी है नहीं, कहां से उत्पादन होगा वो, मगर हाँ दूर क्षेत्र है इनके पास में, ठीक। तो ये सब है, ये सिंचाई के साधन बहुत अच्छा है इनके पास में, सिंचाई के साधन। देखो जनरली जो है आपको सोचना इस तरह से है कि अगर हम एग्रीकल्चर को समझते हैं तो एग्रीकल्चर के बेसिक जो इनपुट्स हो सकते हैं, ये बीज इनके पास में है, ठीक, और सब प्राकृतिक खेती करेंगे, गोबर और कंडे से खाद बनाएंगे, ठीक है। और सिंचाई के साधन नदियां हैं और वर्षा तो है ही, वर्दी अगर मान लो वर्षा का नहीं हुआ तो भी जो है ठीक ठाक कर सकते हैं ये, ठीक है। एक अकाल की जानकारी मिलती है भगवान बुद्ध के, नहीं भगवान महावीर के उसके महा भगवान बुद्ध के जो है कैवल्य प्राप्ति करने के बाद, ठीक है, कुछ समय बाद 12 वर्ष बाद कहते हैं एक्चुअल में कि उस क्षेत्र में मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था, एक बृहद बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, और उसकी वजह से जैन अनुयायी जो है किस तरफ चले गए, दक्षिण की तरफ चले गए। तो अकाल की भी जानकारी मिलती है हमें ये, ठीक है। तो एक तो ज्योग्राफिकल बताया मैंने, इसके साथ साथ बड़ा जो फैक्टर इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें और फैक्टर में यही पर जोड़ रहा हूं ना, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है क्या है, उतनी अधिक मात्रा में जो है धार्मिक कट्टरता नहीं है अभी ये, मतलब ये कहा जाए, यहां कहा जाए धार्मिक कट्टरता, इसको ऐसा नहीं कहा जाए कि यहां पर भूमि की महत्ता, भूमि को अधिक महत्व दिया गया, ठीक, भूमि को महत्व दिया किसने, अलग अलग शासकों ने ये, और भूमि पर क्योंकि फर्टाइल लैंड है तो उस पर अधिपत्य स्थापित करके उसको सुरक्षा देना, उसको सुरक्षा देना, तो उससे क्या होगा, बड़ी मात्रा में व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां जो है प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। तो एक भूमि की जो अधिक महत्व दिया गया, ठीक है। इनके साथ साथ कई जो है प्रशासनिक और कई जो है शिल्प, प्रशासनिक और शिल्प और धार्मिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ। अब इस नगरों की, इन सबके विकास ने क्या किया, उनको व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को बढ़ाया, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को बढ़ाया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। ये थोड़ा जगह कम पड़ गया है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है।
तो इसको जो है ऐसे इसमें और बचा नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है, खेती बाड़ी करना ठीक ठाक जानते हैं। ठीक है, और ये सब गतिविधियां हैं एक्चुअल में। वो तो जो सेगमेंट बताया मैंने इसमें, क्या क्या बताया मैंने इसमें, मुख्य रूप से इस तरफ जो है प्रोसेस कैसा ग्रेजुअली डेवलप हुआ है कि ये तो मैंने स्वरूप बताया, मूल स्वरूप इसका ही है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है अधिशेष उत्पादन। अब अधिशेष उत्पादन जो है ऐसे कई फैक्टर है ये जिनकी वजह से क्या हुआ है, अधिशेष उत्पादन हुआ। अब सरप्लस जब प्रोडक्शन होगा तो जो है उत्पादन तो उस जो बस्ती है उसमें करेंगे ना, ग्रामीण बस्तियों में करेंगे। तो उससे जो है क्या होगा, उन ग्रामीण बस्तियों से जो है वो अनाज और बाकी जो शिल्पकला जितनी भी है, तो नगरों से जो है शिल्पकला किस तरफ जाएंगे, ग्रामीण बस्तियों की तरफ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग वहीं रह जाएंगे, गांव देहात में भी रह जाएंगे, और पूरे जो है अनाज और बाकी जो सरप्लस जो है वो सब के सब, क्योंकि बैलगाड़ी है मुख्य रूप से उनके पास में। ठीक है, तो ऐसी 100 बैलगाड़ियों का कारवां चलता है, बौद्ध ग्रंथों में बार बार इनका उल्लेख मिलता है ये। ठीक, इनके साथ साथ जो है इनके पास में एक व्यापारिक मार्ग भी है। ट्रैक्टर को ही ले लेता हूं मैं, इनके पास क्या है, एक व्यापारिक मार्ग भी है। ठीक है, तो व्यापारिक मार्ग, अब व्यापारिक मार्ग कहां तक हो जाएगा, ये कहां तक, ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, मथुरा, फिर सियालकोट भी है, तक्षशिला, समझ में आ रहा है जो में ये। और यहां से वो किस तरफ आगे बढ़ जाएगा, इसको तक्षशिला, और यहां से इस तरफ आगे चल करके थोड़ा और ऊपर वो राजपुर वाला, कंबोज वाला क्षेत्र में। ठीक है, वहां से फिर आगे मध्य एशिया, और इस तरफ ईरान, इराक, वेस्ट एशिया, और वहां से रोम। एशिया माइनर वहां तक। ठीक, आगे चलकर यही रास्ता क्या जाना होता है, उत्तरापथ के रूप में। ठीक, ताम्रलिप्ति तक इनकी पहुंच, और ताम्रलिप्ति नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण इस तरफ देखे तो महापद्मनंद जो है आगे चल करके ये उड़ीसा पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर रखा है। कटक, कटक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है उनके लिए, और एक नगर बंदरगाह के रूप में है ये। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, वो अब बाहर विदेशी व्यापार भी कर सकते हैं ये। श्रीलंका पहुंचेगा, और इधर भी, और इधर तो है ही। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं ये, इस तरह से ये। तो बांग्लादेश वहां तक पहुंच गया, ये बांग्लादेश तो उसी का ही हिस्सा बेसिकली है। तो इस तरह से ये, और यहां से मथुरा से जो है एक रास्ता और जाता है इधर, मथुरा से जो है एक रास्ता और है इस तरफ, यहां से होते हुए, किनारे से होते हुए पहुंचता है उज्जैन। उज्जैन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो गया, यहां पहुंचता है उज्जैन तक ये। ठीक है, उज्जैन तक ये, और आगे चलकर इस किनारे किनारे इधर से फिर आगे, इधर फिर ये दक्षिण तरफ भी इसका विस्तार होता है। ये कहां पर, धान्य कटक की तरफ। धान्य कटक जानते हैं ये, ठीक है, कौन सा, अमरावती जिनको कहते हैं। तो ये क्या है, एक बृहद क्षेत्र है, मतलब एक बड़ा जो है एक क्षेत्र बन गया एक्चुअल में देखा जाए तो। ये एक बड़ा क्षेत्र बन गई, रास्ता भी इनके पास में है, तो ये एक बड़ा हिस्सा है एक्चुअल में इनके कारकों में ये। ठीक है, किंतु क्या है, राजमार्ग आज भी हम वही काम कर रहे हैं, नए नए रास्ते बनाने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो है इस तरह से जो है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके। ये बड़ा कारक होता है ये। इनके साथ साथ जो है इसमें क्या है, राजतंत्र है। इसमें क्या है, राजतंत्र, और राजतंत्र में कई कई बहुत शक्तिशाली शासक है ये।
शक्तिशाली शासक है ये। शक्तिशाली शासकों ने जो है, उसने जो है ज्यादा से ज्यादा जो है धन, ज्यादा से ज्यादा जो है अनाज उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ज्यादा धन प्राप्त होगा तो सैन्य संगठन को मजबूत कर सकता है ये। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, व्यवस्था अच्छा मजबूत बनाया है ये, व्यवस्था बनाया है उन्होंने ये। कर की वसूली तो ठीक है, मगर उत्पादन भी ठीक प्रकार से हो, शिल्पकारी जो है अपना समूह बना सके और संगठन बना सके, अपने लिए वो नियम बना सके, अपने लिए मुद्रा बना सके, इस तरह की उनकी व्यवस्था बना रहे हैं, इस तरह की उनकी व्यवस्था है ये। ठीक है, कई संगठन इनके निगम भी है और श्रेणी भी है, इस संगठन के रूप में है ये। ठीक है, तो राजा जो है, जो शक्तिशाली होने का इसका जो सीधा फायदा हुआ कि वो अपनी शक्ति को और तब बढ़ा सकता है तब जब उनके पास में धन बल हो। धन बल अधिक कब होगा, तब जब वहां पर अधिक अच्छा मात्रा में कर की वसूली करे। अधिक मात्रा में उनको कर कब प्राप्त होगा, तब जब उत्पादन और व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां ठीक से बढ़ेंगी। ये सब कुछ ठीक रहेगा कब, जब उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे, क्षेत्र में जो है अहिंसा और चोरी डकैती का बोलबाला ना हो। समझा रहे हैं ये? तो ये जो है शक्तिशाली शासक तो है, कई है यहाँ पर, जानते हैं इनमें से ये। ठीक है, तो कई शासक है, इसमें एग्जांपल में, उसमें कई एग्जांपल ले सकते हैं। अजात शत्रु की बात कर देंगे तो भी बड़े एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है काकवर्ण, उसकी बात कर देंगे तो भी है। ठीक है, और आगे इसमें वो महापद्म भी कह देंगे तो भी है। घनन भी कह सकते हैं, उसको बहुत ऐसे बुरी नजर से देखना भी ठीक नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है ये, ऐसे ही है। तो कई शक्तिशाली शासक है ये, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस क्षेत्र में सुरक्षा बना रहा। ठीक, फिर मैंने कुछ राजनीति की बात किया, मगर इसके सोशल फैक्टर भी अगर देखें, मान लो हम सामाजिक कारक में ठीक है, सामाजिक इसमें अगर देखें, इसमें इसी समय ये इनकी समाज की बात करें तो समाज जो है हालांकि विभाजित समाज है। ठीक है, मगर जो निचला जो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, उसका उतने अधिक मात्रा में अभी आर्यीकरण नहीं हुआ है। हुआ है, सामाजिक स्तर पर जो है बड़ी मात्रा में असमानता है ये। ठीक है, जो उत्पादन करने वाला जो है कौन है, वैश्य है मूल रूप से ये। ठीक है, और समाज में उनका स्थान कितने नंबर में है, तीसरे नंबर में है। ठीक है, ब्राह्मण जो है यज्ञ और बलि को बढ़ावा दिया है, जिससे जो है बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि हो रहा है, जबकि कृषि के लिए क्या चाहिए, पशु की आवश्यकता है ये। ठीक है, पशु की आवश्यकता है ये। ठीक है, इसीलिए जो है यहां पर समाज में सुधार के लिए व्यवस्था, और साथ में जो है आगे धर्म के लिए सुधार में भी व्यवस्था। ठीक है, तो समाज में क्या है, समता आधारित समाज की व्यवस्था, जिनमें अमीर हो चाहे वह गरीब हो, वो सबको समान महत्व दिया जाए, उनके सबको, किसी कोई पास कोई विशेष अधिकार और कोई अधिकारहीन हो, ऐसा नहीं। ठीक, तो इस तरह से उनकी व्यवस्था धार्मिक में भी है। तो ये धार्मिक भी जो है प्रोत्साहित किया इकोनॉमी को। वो कैसे, किसी में जैसे बताया मैंने कि पशु बलि अगर रुकता है तो स्वाभाविक है पशुधन जो है सुरक्षित होंगे, और उससे फिर जो है खेती बाड़ी की जो है बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में ये। ठीक है, अब ब्राह्मणवादी जो है उसमें जो परंपरा है, ठीक है, उसमें जो है जो महाजनी और जो है वो सूत में जो है धन बांटने को जो है वहां निष्कृष्ट कार्य मानते थे, वो उत्कृष्ट कार्य मानते थे ये। जबकि जो है जो इस वैदिक परंपरा के विरोध में जो धर्म और जो दर्शन विकसित हुए, उसमें जो है उनको ऐसा नहीं माना गया। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वहां महाजन व्यवस्था और जो है वो सुतकारी को जो है वो संरक्षण देते थे ये, इस तरह से ये। तो ये भी था, इन सब की वजह से क्या हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था का जो है एक जो मौलिक परिवर्तन कहा जाए, क्योंकि पहले जो इस तरह के नहीं थे ये, समाज में भी और साथ में क्या बताया मैंने इसमें, धर्म, दोनों ने प्रभावित किया, दोनों ने प्रभावित किया किसको, अर्थव्यवस्था को। ठीक है, और इससे जो है एक उन्नत कृषि व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें सरप्लस प्रोडक्शन है, और सरप्लस प्रोडक्शन ने फिर व्यापार को बढ़ाया, क्योंकि यहां पर जो है कई अलग अलग स्वरूप के नगर है, ये अलग अलग स्वरूप की क्या है, नगर है।
ठीक है, तो नगरीकरण को भी बढ़ावा मिला, नगरीकरण को बढ़ावा मिला, और नगरीकरण ने स्वयं किसको बढ़ावा दिया? अर्थव्यवस्था को। वर्तमान में भारत की अगर 31% अगर हमारी जो है 2011 के जनगणना अनुसार अगर वहां अर्बनाइजेशन है, ठीक है, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है कहां से आता है? अर्बन से आता है जीडीपी का ये, ठीक है। जितनी बड़ी मात्रा में भारत का जो है नगरीकरण होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि नगरों में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से और उनका आधार विस्तारित होता है ये, ठीक है। इसी वजह से भारत में भी जो है बड़े बड़े नगरों का विकास किया जा रहा है। वैसे जो है तो ये नगरीकरण से क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां बढ़ती है ये, ठीक। तो अभी तो ठीक है, उतनी अधिक भी नहीं है हमारी स्थिति, बहुत खराब है ऐसे भी नहीं और बहुत अच्छा है ऐसे भी नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ थोड़ी पीछे चल रहे, बहुत और बहुत पीछे मतलब क्या, 23% 2011 के सेंसस में था हमारे पास में ये, थोड़ा बहुत अगर हुआ तो 24-25 के आसपास पहुंचे होंगे अभी अर्बनाइजेशन में ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, तो ये नगरीकरण ने जो है, अब नगर मतलब किस किस प्रकार का? प्रशासनिक केंद्र के रूप में, शिल्प कला के केंद्र के रूप में, कोई धार्मिक केंद्र के रूप में ये, तो कोई जो है इस तरह बंदरगाह के रूप में ये, समझा रहे ना ये, तो कोई उपनगर के रूप में ये, ठीक। कई अलग अलग प्रकार के इसमें है, डिस्कस करूंगा आगे मैं ये। तो इस प्रकार से क्या है, तो ये एक उन्नत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें जो है कृषि, जिसमें जो है कृषि है, इसको ऐसा लिखा जाए, उधर लिखता हूं मैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। जिसमें जो है इसके कई आयाम है ये, इसकी अर्थव्यवस्था की है। इनके अगर स्वरूप कहा जाए तो छठी से स्वरूप इनका, ये उसके आयाम दूसरा लिया हूं मैंने ये, तो उसमें एक सेगमेंट बड़ा जो हिस्सा किसका है, इसका बड़ा हिस्सा किसका है, इसका कृषि का है ये, बड़ा हिस्सा किसका है, इसका कृषि का, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इसमें है ये। तो अब कृषि का विस्तार, तो कृषि को जो है प्रभावित करने वाले कई कारक है ये, जो ऑलरेडी उधर में डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, जिसकी वजह से जो है कृषि का जो है बहुत तेजी से विस्तार हुआ, जिनकी वजह से जो है कृषि का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, ठीक। एक बड़ा कारक, इसके पहले जो है गंगा के जो है जो मध्य घाटी वाला जो मैदान है, वहां पर उतनी अधिक मात्रा में जो है कभी भी चावल का उत्पादन नहीं हुआ था, ठीक है। चावल का बहुत तीव्र मात्रा में उत्पादन जो है कब शुरू हुआ है? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ ये, ठीक है। और चावल जो है आज भी जो है उस पूरे जो मैदानी क्षेत्र है इधर निचले से लेकर के इधर कम से कम पश्चिमी यूपी को अगर छोड़ दे तो चावल क्या है, मुख्य भोजन है, क्योंकि मुख्य भोजन सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, ये चावल का है ये, ठीक है। तो गंगा मध्य गंगा मैदानी वाले क्षेत्र में, मध्य गंगा घाटी में चावल की खेती विशेष रूप से बढ़ावा मिला, ठीक है। लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, लोहे से पूरे जो है मध्य और जो है निचला थोड़ा सा गंगा मैदान की तरफ पूरा जंगलों को साफ कर दिया, बाढ़ आता है और फर्टाइल भूमि मिलता है उनको, उससे जो है बड़ी मात्रा में क्या हुआ, खेती का विस्तार हुआ। ना केवल चावल बल्कि इनके साथ बताया मैंने उधर क्या है, गेहूं भी है और जौ भी है और गन्ना भी है, तो क्या है गन्ना, तो ऐसे आदि कर देता हूं। तो ठीक है, इसमें क्या है, कृषि में विविधता है इनका, विविधतापूर्ण कृषि, ठीक है, विविधतापूर्ण कृषि ये इनके पास में है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कृषि का इनका गंगा घाटी में चावल और खेती के बढ़ावा और उनके विस्तार ये सब हुआ ये, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे बताया मैंने क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें क्या है, लोहे का, लोहे के उपकरणों का
कृषि में प्रयोग इतने व्यापक स्तर में पहले प्रयोग नहीं किया गया था ये, ठीक है। इसके व्यापक स्तर में इतने बड़ी मात्रा में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। वो अंतर्जीय क्षणम बहुत पहले मिला हुआ था, और यहां पर फिर जो है अब इसमें वो लोहे के फाल अब आम बात हो गया मिलना 6ठी सदी से पूर्व में ये, ठीक है। और जो बौद्ध ग्रंथ है सुत्त निपात, सुत्त निपात जो है, सुत्त निपात, निपात का अर्थ होता है भाग, एक छोटा सा हिस्सा है बड़े रचना का, ठीक है। तो सुत्त निपात में भी, और पाणिनि के जो अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, किस सदी की बात कर रहा हूं मैं? कम से कम 15 बार इस शब्द को उपयोग किया हूं मैंने क्लास में ये, ठीक है। एग्जाम निकालना तो इसे तो याद करो उसमें से ये, ठीक है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है वो 4ठी सदी ईसा पूर्व का है ये, डिस्कस किया हूं क्लास में, ठीक। तो इसमें भी जो है जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी में कि भूमि को बहुत गहराई से जोता जाता है इसमें ये लोहे के उपकरणों से कृषि, और उनके जब फाल है, फाल समझते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, कृषि भूमि को गहराई तक जोता गया, गहराई तक इनकी जोताई हुआ, और इसकी वजह से जो है उत्पादन की मात्रा बढ़ा, उत्पादन और जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुआ, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुआ वो, ठीक। ये सब इनमें से ये धान की जो है रोपाई की पद्धति, धान बोने की 2 पद्धति होती है मुख्य रूप से, अगर देखा जाए अब तो कई पद्धति विकसित हो चुका है, तो मुख्य रूप से ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो एक क्या होता है, छिटवा, छिटवा पद्धति, ये समझ रहे होंगे छिटवा पद्धति, बस छिड़क देते हैं बीज को और बाद में जुताई करते हैं। और दूसरा होता है इसमें रोपाई पद्धति, रोपाई पद्धति का विस्तार हुआ, उसका विकास हुआ इस क्षेत्र में, विकास और विस्तार, क्योंकि रोपाई पद्धति के प्रयोग जो है इस तरफ महापाषाणिक स्थल के जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, दक्षिण में तो बहुत ठीक ठाक मात्रा में करते हैं ये, डिस्कस भी किया था ये, ठीक है। क्या है, रोपाई पद्धति इनके पास में है ये, ठीक है। इनके साथ साथ जो है तब रोपाई पद्धति हुआ, इसका मतलब ये है कि अब वहां पर उत्पादन ठीक ठाक होगा। साथ में हम ये भी जानते हैं, साथ में ये भी जानते हैं, आगे ले लूं, साथ में ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं कि इस तरफ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस तरफ जनसंख्या का पलायन हुआ है, इसको यहां पर नहीं लिखा जाए, ठीक है। जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का ठीक है, बड़े हिस्से का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से किस तरफ, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ इनका पलायन हुआ है, ठीक है। पूरब की तरफ क्या है, पलायन। और क्यों, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या हो रहा है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा घट रही है, घट रही है। क्यों, क्योंकि मानसून की जो स्थिति है, परिवर्तन, जिसका मूल कारण क्या है, जलवायु में परिवर्तन। भारत सरकार जो है मौसम मिशन स्टार्ट किया है ये, उसको ध्यान में रख लेंगे ये। आज जो है 3 जो है नए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, कल मेरे ख्याल से ये,
रुद्र, उसको ठीक से देख लेंगे। ये कहाँ कहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, ये पुणे, कोलकाता और इस तरफ मद्रास में से चेन्नई में देख लेना उसमें एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रुद्र नाम है उसका, पहले परम है और परम और के प्रकार से ये। तो क्या है, तो यहां पर जब ये क्षेत्र से जनसंख्या इधर आए तो स्वाभाविक ये जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पुराने लोग हैं ना, तो इसमें शिल्प कला ठीक ठाक जानते हैं। ये लोग क्या है, शिल्प कला का उत्कृष्ट स्तर है ये, उत्कृष्ट स्तर। इससे जो है क्या हुआ, गंगा के मैदानी क्षेत्र में शिल्पकारी, गंगा के मैदानी क्षेत्र में शिल्पकारी, शिल्पकला और दस्तकला को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अच्छा कई फैक्टर है एक्चुअल में ये, ऐसे कई फैक्टर है ये। ठीक है, अब मुख्य रूप से क्या क्या फसल हो गया इनके पास में, गेहूं हो गया, मुख्य चावल है, फिर क्या है, गेहूं भी है, और क्या है, जौ, जौ नहीं लिखी कहीं पर क्या मैंने, जौ बहुत महत्वपूर्ण साथ में इसमें, ये सुना रहा है ये। ठीक, अब ये तो क्या हो गया, खेती वाला सेगमेंट हुआ वो। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद फिर इसमें जो है महत्वपूर्ण और क्या होता है इनका, शिल्प और दस्तकारी, ये सब आगे बढ़ गया इसमें, बताया मैंने, ये सब क्या है, आगे बढ़ गया। इनमें से आगे दे दूं, जल्दी कीजिए। हो गया। अब इसमें जो है मैं आगे ले लेता हूं, यहीं पर लेता हूं थोड़ा सा। इसमें शिल्प कला और दस्तकारी ऐसा कहा जाए। ठीक है, तो शिल्प कला समझ रहे, कई अलग अलग शिल्प हो गए हैं। बौद्ध ग्रंथ में जो है 18 प्रकार, बौद्ध ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्प का उल्लेख मिलता है। अर्थात शिल्प नहीं, शिल्पकारों, शिल्पों का जिक्र है ये, उल्लेख मिलता है ये। ठीक है, अब 18 प्रकार के शिल्प, शिल्प मतलब क्या हुआ कि शिल्प का क्या है, एक उत्कृष्ट स्तर है ये, शिल्प का क्या है, उत्कृष्ट स्तर है ये। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है कि एक वैशाली, वैशाली जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नगर है ये, राजधानी भी रहा है, दूसरा बौद्ध संगति भी यहां पर हुआ है। ठीक है, तो वैशाली जो है ये, वैशाली में 500 कुंभकारों का एक बस्ती है, इसका उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, और 500 कुंभकार, कुम्हार समझो कि एक नगर, एक ही क्षेत्र, एक ही बस्ती ग्रुप में है, तो ये समझो 500 संख्या बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, और ये सब क्या है, ऐतिहासिक है पूरा ये, मतलब इनको हम बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसमें ये जो शिल्पकार है, इसमें ये जो शिल्पकार जो है, ये शिल्पकार ने जो है स्वयं को क्या कर रखा है, समूह बना रहा है। अब ये स्वयं को क्या है, समूह बनाया, और समूह बनाने का मतलब क्या हुआ, इनके पास में क्या है, शिल्पकारों का संगठन है, एक शिल्पकारों का संगठन है ये, शिल्पकारों का संगठन। और वो संगठन है, एक को कहते हैं श्रेणी,
ये जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य में तो यही काम आने वाला है। श्रेणी और निगम, श्रेणी और क्या है, निगम। ये जो है तुम्हें क्या है, ये श्रेणी और निगम बेसिकली जो है ये शिल्पकारों का एक संगठन है। जैसे वर्तमान में जो है CII है, एसोचेम है, फिक्की है, फियो है, समझ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से। ये तो ऐसे ही क्या है, ये उस समय के संगठन है बेसिकली ये। और उत्तरोत्तर इन मौर्य काल में जो है ये और बहुत बहुत मजबूत हुआ है। ये उत्तरोत्तर मौर्य काल में जो है बहुत ये मजबूत हुआ वो, ठीक है। तो जो श्रेणी है, श्रेणी है उसके प्रधान होते हैं इसमें। ये इसका जो प्रधान होता है उसको कहते हैं ज्येष्ठक, उसको कहते हैं ज्येष्ठक। और जो निगम है, निगम के जो प्रधान होते हैं उनको कहते हैं श्रेष्ठी। उनको कहते हैं श्रेष्ठी, ठीक है। तो एक दो संगठन बताया मैंने, इसमें कौन सा है, एक श्रेणी है और दूसरा क्या है, निगम है। ये तो ज्येष्ठक जो है श्रेणी का मुखिया है और जो निगम है उसका मुखिया कौन है, श्रेष्ठी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअल में वो, इससे कई प्रकार की कला का विकास शिल्प कला में, ये ठीक है। तो ये सब चीजें इनमें से है। उनके बाद फिर जो है दूसरा महत्वपूर्ण, तो एक पहले सेगमेंट कृषि, फिर शिल्पकला और दस्तकारी, और वहां से मैं आगे बढ़कर जो है अब लेता हूं इनमें व्यापार और वाणिज्य। इनमें क्या है, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य में दो प्रकार की स्थिति है, दोनों व्यापार है हमारे पास में। आंतरिक व्यापार और दूसरा क्या है, बाह्य व्यापार, ठीक है। आंतरिक व्यापार और दूसरा क्या है, बाह्य व्यापार। तो आंतरिक व्यापार बहुत मजबूत है इनके पास में। आंतरिक व्यापार की जो है जो श्रृंखला है, आंतरिक आंतरिक व्यापार की, व्यापार में कई व्यापार की काफी बड़ी मात्रा में वस्तुएं इनके पास में है, ठीक है। अनाज खुद एक बड़ा सेगमेंट है, शिल्प और जो दस्तकारी उनका एक बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। ये तो व्यापार की वस्तुओं के मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं पर ना, ठीक है। मुख्य सेगमेंट इनका जो है कि जो उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, आंतरिक व्यापार की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं। बौद्ध ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है कि जिस मार्ग पर भगवान बुद्ध और जैन भिक्षु, मतलब जिस मार्ग पर भगवान बुद्ध के अनुयायी और जो जैन भिक्षु चलते हैं, उसी मार्ग पर जो है व्यापारियों का, ठीक है, व्यापारियों की जो है जो 100 गाड़ियां, क्या बोलते हैं, व्यापारियों की जो है 100 गाड़ियों का, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 गाड़ियों का कारवां जो है चलता है। इसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में बार बार मिलता है। ये समझा जो कह रहा हूं मैं, ये 100 गाड़ियों से जो है 100 गाड़ियों में जो लदे हुए जो व्यापारिक वस्तुएं हैं वो एक पूरे साथ लेके चलते हैं। ये एक कारवां, कारवां समझते हैं, काफिला, राइट राइट, क्या है, एक काफिला, ठीक है। तो जो कारवां है फिर काफिला है, इसका उल्लेख किस मिलता है, बौद्ध ग्रंथ मिलता है। इससे ये तो समझ में आता है कि बड़ी मात्रा में जो है व्यापार की वस्तुओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। ये जैसे वर्तमान में पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली क्या है, सेम स्थिति है। तो बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि
जिस मार्ग में बौद्ध भिक्षु और जैन मुनि चलते हैं, उसी पर क्या चल रहा है? तो गाड़ियों में लदे, क्या कहा जाए उनको, व्यापारिक वस्तुएं, व्यापार की वस्तुओं, 100 गाड़ियों से लदे व्यापार की वस्तुओं, 100 गाड़ियों का कारवा ऐसा कहा जाओ पहले इसको, ठीक है। और व्यापार की वस्तुएं इस पर लदे हुए हैं, उल्टा पर हो रहा है ये। 100 गाड़ियों का कारवा, ठीक है। कारवा, जो इसको ऐसे कर देता हूं मैं, जो व्यापार की वस्तुओं से लदे हुए हैं, ठीक है। ठीक, मतलब ये जो है बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यापार जो है इस तरह हुआ करता था ये, क्योंकि में कुछ साक्ष्य तो बताने पड़ेंगे ना। इनके अलावा जो है ये, इनके अलावा जो है, जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, इसमें भी जो है बार बार जो है उल्लेख मिलता है ये, ठीक है। इसमें उल्लेख मिलता है कि एक तक्षशिला थे, इसमें जो है तक्षशिला, तक्षशिला से जो है, तक्षशिला से जो है इस तरफ जो पूर्वी भाग, मतलब जो तक्षशिला से गंगा के पूर्वी मैदानी क्षेत्र तक, पूर्वी मैदानी क्षेत्र तक एक व्यापारिक मार्ग का उल्लेख करता है यह, ठीक है। और वो जो व्यापारिक मार्ग है वो तक्षशिला से जो है आगे, तक्षशिला से जो है आगे व्यापारिक मार्ग का उल्लेख करता है, ठीक है इसमें। और वो जो व्यापारिक मार्ग है उसको मार्ग भी लिख देता हूं मैं यहीं पर, इस प्रारंभ होता है तक्षशिला से, वहां से जो है तक्षशिला से जो है थोड़ा नीचे आएंगे तो मिलेगा लाहौर और सियालकोट, सियालकोट, मथुरा, श्रावस्ती से पाटलिपुत्र, श्रावस्ती भी इसमें श्रावस्ती है, बनास, श्रावस्ती बनास भी, बनारस, वो वाराणसी, ठीक है। फिर आगे इसमें पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति तक, ठीक है। ये आगे चल करके यही जो है इसकी इस मार्ग की पहचान जो है उत्तर काल में
उत्तरापथ के रूप में होती है ये, ठीक है, उत्तरोत्तर काल में। ठीक है, इस तरह से ये, तो ये बड़ा सेगमेंट हुआ व्यापार का ये। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। ठीक है, मथुरा कहीं पर नहीं लिखे क्या? मथुरा लिखे हैं हम लोगों ने ये। ठीक है, तो बंगाल में जो है, तो ये ताम्रलिप्ति बेसिकली क्या है? एक बंदरगाह नगर है ये क्या है? बंदरगाह नगर। अब बंदरगाह तक पहुंच गया तो स्वाभाविक है, अब क्या करेंगे ये? यहां से तो पूरे यहां तक पहुंच गया, अब यहां से फिर क्या है इनका? श्रीलंका भी जाना है तो भी सहेली। ठीक है, और वहां से इस तरफ, अब ये तो बांग्लादेश पहुंच गया आसानी से ये, कुछ तमिल बेसिकली बंगाल, तो फिर वहां से फिर बांग्लादेश, और वहां से फिर और नीचे नीचे होते होते म्यांमार, रंगून वाला क्षेत्र, और वहां से कुछ जो है जहाजों के माध्यम से भी इस तरफ इंडोनेशिया और मलेशिया और उधर तक व्यापारी इनका ये, एक रास्ता इनका ये। ठीक है, और दूसरा, अगर ये रास्ता पहुंच गया तो यहाँ पर सिंध पहुंच गए हम ना, और सिंध से इस तरफ क्या है? इस तरफ भी है, तो ये व्यापार के माध्यम से भी है। ठीक है, और इनके साथ फिर यहां से बताया मैंने कि इधर पश्चिमी वेस्ट एशिया, ईरान फारस वाला क्षेत्र, फिर वहां से वेस्ट एशिया, और वहां से फिर आगे रोमन। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि दो प्रकार की स्थिति बन गया हमारे पास में। क्या तक हो गया? हो गया? हाँ, एक चीज और से छूट रहा है ये जो है यहां से ऐसे उज्जैन पहुंच गया, और उज्जैन से जो है यहां पर आगे भरूच, भरूच जगह है, भरूच नाम सुने हैं? गुजरात में। ठीक है, और इस तरफ मैंने क्या बताया? ताम्रलिप्ति, और यहां पर क्या है? तक्षशिला। ठीक, ये तो एक रास्ता हुआ, और ये मथुरा से जो है और कटता है यहां पर, समझा रहे ना ये? तो मथुरा से कहां पहुंच गए? उज्जैन पहुंचे, और उज्जैन से फिर आगे कहां जाता है ये? भरूच, मतलब कहां पर? गुजरात, और वहां से फिर जो है इधर अरब के साथ भी व्यापार का एक अच्छा रास्ता खुल गया इनके पास। ठीक है, तो इस वजह से क्या है इनका, अब ये तो जो है आंतरिक की बात किया मैंने, अब इसी का फिर क्या है उनका? बाहरी व्यापार। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? इसमें क्या है उनका? बाहरी व्यापार, मतलब बाह्य व्यापार कहा जाए तो लिखा क्या मैंने? आंतरिक। ये क्या है? आंतरिक, और दूसरा क्या है? बाह्य। उधर आगे में दे देता हूं, बाह्य व्यापार में। तो बाह्य व्यापार में क्या है इसमें? जैसे कि बताया मैंने, तो बंदरगाह तो मिल ही गए हैं ये। अब इसमें दो प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ इस समय की है। एक जो है क्या है? अगुंतर निकाय, और दूसरा जो है जातक कथा। जातक कथा में क्या है? इससे जानकारी मिलती है, इससे जानकारी मिलती है कि इस समय जो है दोनों मार्ग व्यापारिक में, मतलब बाह्य में, ये एक क्या है? स्थल मार्ग है, और एक क्या है? जल मार्ग है। ठीक है, तो स्थल मार्ग मैंने क्या बताया? तो तक्षशिला तक तो पहुंच ही गए उस तरफ हम लोग ये, तो तक्षशिला से जो है फिर आगे इसमें तक्षशिला से, तक्षशिला से जो है कहां पर? मध्य एशिया।
ठीक है, एशिया माइनर होते हुए कहां तक, मध्य एशिया तक, ठीक है। और उसके बाद फिर वहीं से है, अब मध्य एशिया मतलब कहां, अफगानिस्तान में पहुंच गए हम लोग, पूरा अफगानिस्तान पूरा सेगमेंट पहुंच गए, और वहां से फिर किस तरफ, जो जो वेस्ट, वहां से कौन सा फिर ये पश्चिम वेस्ट वाला हिस्सा है मध्य एशिया, उसको उधर डिप लिया हूं मैंने, ठीक है। तो मध्य एशिया हो गया, और वहां से फिर जो है तक्षशिला से आगे हम मध्य एशिया, और मध्य एशिया से फिर आगे जो है पश्चिम की तरफ अगर देखा जाए उसको, ऐसा मैं कर देता हूं, इनको ऐसा कहा जाए, ठीक है। यहां से जो है हम किस तरफ, उल्टा लिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, उनको अगर ऐसे लिख दिया हो तो अच्छा होता। ठीक, समझ में आ रहा है ये, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, पश्चिम एशिया, वहां तक इनकी पहुंच है ये पश्चिम एशिया। और यहां से जो है जो कुछ सामान जो आयात किए जाते हैं, आयात की जो वस्तुएं हैं इनके पास में, उसमें स्वर्ण एक प्रमुख आयात की वस्तुएं है ये, ठीक है। चांदी है, और चांदी है, आज भी आयात करते हैं बड़ी मात्रा में हम, ठीक है। और लाजवर्ण, ठीक है, और आदि कर देता हूं, ऐसा कुछ है इसके पास में ये, ठीक है ये। और दक्षिण की तरफ से भी ये, ठीक है। जो पूर्वी और जो पश्चिमी तट है जल मार्ग में ये, तो यहां से जो है सेम बताया मैंने, उसमें ताम्रलिप्ति है, एक पूर्वी बंदरगाह, मतलब कहां पर ये, बंगाल में, निचला गंगा के मैदान से कहा जाए, निचला मैदान में, ठीक है। और दूसरा इस तरफ जो है भरूच, ये कहां पर है, पश्चिम में, गुजरात में, पश्चिम में गुजरात में ये एक ये, तो ये दक्षिण में भी है, दक्षिण में अन्य, उसको नहीं ले रहा हूं मैं। तो इन सब क्षेत्र में ये, यहां पर जो है पूर्वी और पश्चिमी जो है, ठीक है, दोनों तरफ से, इनमें जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों से, दोनों क्षेत्रों से यहां पर जो है एक तो चंदन, चंदन जानते हैं, समझ रहे हैं, चंदन और मोतियों का व्यापार, ये अच्छा खासा है, चंदन और मोतियों का व्यापार, चंदन और मोतियों का व्यापार, मतलब निर्यात किया जाता है, ये सब क्या है हमारे लिए, ये निर्यात की वस्तुएं हैं, ठीक है। और अनाज तो है ही, इसमें अनाज भी कह देता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। अब इसमें और दूसरा महत्वपूर्ण और चीज जो जुड़ेगा इसमें, सबसे महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं में, कि जो अभी तक में नियमित रूप से विकसित नहीं हुए थे, वहां क्या है, उनकी मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था का विकास, इस काल में जो है नया डेवलपमेंट है ये, इसके पहले जो है कोई नियमित प्रकार की मुद्रा नहीं है, और नियमित प्रकार की मुद्रा नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को हम बहुत तेजी नहीं ला सकते, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, मुद्रा का विकास, किस प्रकार की मुद्रा, आहत मुद्रा,
इसका विकास हुआ। आहत मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं, टप्पांकित भी कहते हैं ये, ठीक है। चांदी, तांबा, या कभी कभी जो है ये चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए जाते थे, मिश्रण से बनी धातु की पतली प्लेट के टुकड़े पर आहत करके बनाई मुद्रा क्या कहलाता है, आहत मुद्रा, ठीक है। अभी जो है ढलवा सिक्के बनाने का प्रक्रिया शुरुआत नहीं हुआ, उनका प्रचलन नहीं है, ठीक है। तो कुछ तांबे से बने हैं और कुछ क्या है, चांदी से बने हैं। और इसके साथ साथ जो एक और भी है, इसमें कौड़ियों का प्रयोग, कौड़ियों का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों, के संचालन के लिए, ये अच्छा डेवलपमेंट है ये, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो आर्थिक गतिविधियां जो है वो तेज हो गया, ठीक है। इसमें ये कहा जाए इनको, ये जो है नियमित मुद्रा व्यवस्था का विकास, ठीक, एक बड़ा डेवलपमेंट था इस 6वीं सदी पूर्व में ये। तो इसके पहले जो है जानते हैं वो निष्क है और क्या है, शतमान, गले का हार हुआ करता था, कौन, निष्क की शतमान, निष्क गले का हार हुआ करता था, और शतमान जो है 100 गायों का मूल्य, ठीक से एक बार चेक कर लेंगे आप लोगों को, यही था ना ये, निष्क और क्या है, शतमान, एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है ये उससे भी गलती हो सकती है। तो बहुत बाद में होता रहा है ना, बहुत बाद, मतलब कब, ये तो छत्तीसगढ़ में तो जो है अभी 1200, 1300, 1400, 1500 तक भी इसका साक्ष्य मिलता है। 1500 क्या, मराठा के आगमन से पहले कौड़ियों का प्रयोग करते थे कलचुरी काल में, जमीन से नहीं मिला है, हाँ मिलता है ना ये, ठीक है। और हमारे यहाँ जो पुराने लोग जहां पर रहते थे, ठीक है, जानते हैं ना ये, तो वहां पर तो कई ऐसे ऐसे मटके में भरे भरे जो है मिले हुए हैं, मतलब मुझे खुद मिला हुआ है, हम लोग जब उस मिट्टी खुदाई करते थे उस क्षेत्र से, तो फिर वो अभी भी है वहां पर, मिट्टी मिलते हैं ये, ठीक, वो टीला है पुराना, अब तो खैर वो टीला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो कौड़ियों को छत्तीसगढ़ में भी और इस तरह महाराष्ट्र और लगभग पूरे भारत क्षेत्र में ही है, ठीक है। ये कौड़ियों का, तो कौड़ियों का प्रयोग जो है, कौड़ी समझते हैं ना, ये टीपी है बेसिकली ये, ठीक है, इस तरह से ये, तो ये, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक साक्ष्य और भी है, एक तो बड़ी मात्रा में इनके आहत मुद्रा प्राप्त हुए हैं। अब ये आहत मुद्रा, ऐसी जो आहत मुद्रा कहां पर, ऐसी जो आहत मुद्रा है ये तो बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। ये भारत के अन्य क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी नंद और मौर्य काल के, नंद काल के मुद्रा, ये तो नंद होगा या फिर मौर्य काल का आहत मुद्रा प्राप्त, ये सब प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है ये। हालांकि वो बहुत स्पष्टता नहीं है कि नंद काल का है कि वो मौर्य काल का है, ये
कुछ लोग कहते हैं कि वो मौर्य काल का है और कुछ लोग कहते हैं वो नंद काल का है। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो है जीवक, जीवक बता चुका हूं मैं। जीवक किसके दरबार में रहता था? हम्म। ठीक है। तो इसके साक्ष्य रूप में जो राजवैद जीवक, राजवैद जो जीवक है, ठीक है, इसने जो है एक श्रावस्ती में जो है एक गृहपति का एक पुत्र है। जीवक जो है श्रावस्ती, गृहपति, ये अधिकारी के जैसा है। ठीक है। इसके पुत्र का इलाज करवाया है। गृहपति के पुत्र के इलाज के बदले वो 16,000 मुद्राएं प्राप्त की है। प्राप्त करने का उल्लेख कहा जाए। उल्लेख कहां मिलता है? इस बौद्ध ग्रंथ हो गई है। तो ये सब की जानकारी मिलती है। ये कहां पर लिख देता हूं? बौद्ध ग्रंथ में ये विवरण मिलता है ऐसा। ठीक है। इस तरह से ये, तो ये सेगमेंट हुआ वो। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो सेगमेंट बच गया, एक इसमें जो है शिल्प करा लिया इसमें ना। लिया ना। ठीक है। अब इसमें जो है अब एक और बड़ा हिस्सा जुड़ जाएगा आगे, जो है इसमें आगे बढ़ जाऊं, वहां होगा नगरीकरण का। क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? नगरीकरण का। ये ठीक है। तो नगरीकरण ये समझ लो कि इसमें अगर जैसे सोचे, ये दूसरा नगरीकरण है ये। ठीक है। ये क्या है? दूसरा नगरीकरण। मगर पहले नगरीकरण और दूसरे नगरीकरण में अंतर है ये। तो ये नगरीकरण अगर कहा जाए, नगरीकरण इनको कहा जाए तो दो नगरीकरण, एक प्रथम वाला और एक क्या है? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है। तो प्रथम कौन सा वाला हो गया? हाँ, हड़प्पा। और यहां पर हम 6ठी सदी से पूर्व में, ऐसा। दोनों में कुछ बेसिक अंतर ये जरूर देख लेंगे। ये देखने का मतलब ये है कि यहां पर क्या है? कांसा इनका आधार बना है, जबकि यहां पर क्या आधार बन रहा है? ठीक। इसका जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र है वो क्या है? उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप है। जबकि यहां पर क्षेत्र है इनका क्या है? मध्य। तो फिर इसको गंगा यमुना का द्वाप कहा जाए। ठीक है। ये हुआ नगरीकरण में जो है इस समय जो है इसमें बड़े जो है नगर के जो है विभिन्न स्वरूप है इसमें। ठीक है। अब नगर के स्वरूप का मतलब इसमें क्या है कि उसको ऐसे देखा जाए। ठीक है। इसमें जो है व्यापार तो ठीक है, इसमें कृषि भी यहां महत्वपूर्ण था पहले वाले में। ठीक है। मगर कृषि और साथ में इसमें क्या है? अधिशेष उत्पादन।
ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यापार है मगर व्यापार का स्वरूप थोड़ा अंतर है इनका ये। ठीक है, क्योंकि पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ का कोई विकास नहीं हुआ है, वहां तक उनकी पहुंच बिल्कुल भी नहीं है। और पूरब की तरफ अगर विकास नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर जो पूर्वी जो क्षेत्र है, एशियाई जो क्षेत्र है, वहां तक उनके व्यापार के कोई साक्ष्य नहीं हमारे पास में। ठीक है, पहले वाले की जानकारी किससे मिलती है हमें? हड़प्पाई व्यापार, बाह्य व्यापार विशेष रूप से तो किस तरफ, जो इधर फारस वाले क्षेत्र है, ये दिलमुख नगर कहते हैं, बहरीन वाला। ठीक है, और उस तरफ फिर आगे इस तरफ कहां पर, वो मोसोपोटामियाई, वहां पर ये ठीक कुछ रोमन सिक्के भी प्राप्त हो गए हैं। ठीक इस तरह से ये तो एक पहली सेगमेंट, तो इसमें पहले और दूसरे में थोड़ा सा कुछ बुनियादी अंतर ले लेना है, आपको वो ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न कभी इस प्रकार से अगर पूछा गया, ठीक है, तो उनको ध्यान में रख सके ये। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो दोनों में तो अंतर है, मगर ये बहुत सुनियोजित कह सकते हैं, ये भी सुनियोजित है। ये तो क्या है, उनके उत्कृष्ट क्या है, ये सुनियोजित नगर है, नगर है। मगर यहां पर जो है इसमें भी सुनियोजित नगर है, ये कहा जाए नगर है, मगर इसमें उसमें नगरों की जो, नगरों का जो मात्रा, नहीं मात्रा नहीं कहा जाए, नगरों की इनकी संख्या और आकार, ये वृहद है। किसकी तुलना में? इधर हड़प्पाई की तुलना में, क्योंकि अब समय आगे बढ़ चुका है और यहां पर बड़े बड़े राजवंश है। ठीक है, ये सब क्या है, बड़ी स्थल है एक्चुअल में वो। ठीक है, तो अब इन सब का उल्लेख जो है मिलता है हमें ये, तो दूसरी नगरीकरण है ना ये, इसके बारे में, इस नगरीकरण के बारे में, इस नगरीकरण के बारे में जो है वो ये सिकंदर के साथ में आया हुआ था रस्टोबुलस। ठीक है, कौन है, नगरीकरण। तो इसके बारे में जानकारी बताता है ये। वो रेस्टो बुलस, सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक, ऐसा कहा जाए। ठीक है, ये बताता है एक्चुअल में कि जो झेलम और जो व्यास नदी है, झेलम और जो व्यास नदी है, नगरों का जो है वृहद समूह है। ठीक, ये हो गया। बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में जो है 60 नगर और 6 बड़े महानगर, और 6 प्रमुख महानगरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये बड़े नगर जैसे कि इसमें कुछ कुछ जैसे कि कौशाम्बी है, श्रावस्ती है। कौशाम्बी बहुत पुराना नगर है एक्चुअल में, ये यूपी का जो है कौशाम्बी जो है बहुत पुराना। श्रावस्ती है, श्रावस्ती किसकी राजधानी था ये? ठीक है, चंपा किसकी राजधानी? अंग की राजधानी, सबसे पूर्वी वाला क्षेत्र था इनमें ये। ठीक है, और जो है साकेत, ये
साकेत किसकी राजधानी? प्रसेनजीत वाला, कोसल, ठीक है, और काशी भी, ठीक है। ये सब बड़े नगर है। ये पाटलिपुत्र बाद में विकसित हुए हैं। पाटलिपुत्र क्या है? बाद में। ये 6 बड़े नगर, इनका उल्लेख मिलता है किसमें? बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है। और नगरों का जो स्वरूप अगर कहा जाए, नगरों के प्रकार अगर यही से अगर निकाल दो इनको, मैं यहीं से इनको, तो हो गया। आगे ले लूं, बचा है? हो गया? हो गया? हो गया? अब इसमें जो है नगर के प्रकार कह सकते हैं, ये जो उस समय मिलता है इसमें। अब इसमें थोड़ा अलग अलग प्रकार के नगर, अलग प्रकार के मतलब कुछ छोटे नगर, कुछ बड़े नगर। तो कुछ क्या बोलते हैं? पुर कहते हैं ये। तो कुछ क्या बोलते हैं? पुर। पुर का मतलब ये हुआ कि वो इस नगर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा है। ऐसा है कुछ तो, ठीक है, एक पुर के जैसा। ठीक है। और कुछ जो है नगर दुर्ग है, दुर्ग के रूप में ही है। वो नगर बेसिकली क्या है? एक दुर्ग है बेसिकली। ये चिट्ठी क्या बात कर रहा है कि बहुत बड़ा एक दुर्ग बना दिया गया है, जहां पर जो है जो जो प्रमुख लोग हैं, कुछ कुलीन कह सकते हैं, राजा उसके जो सगे संबंधी है, वो वहां पर रहते हैं। जैसे कि लाल किला एक बड़ा क्षेत्र है हमारा, हुआ ना, तो बात ठीक समझ में आ रहा है। मगर वैसे ही कह रहा हूं, क्या है, कुछ नगर दुर्ग, वो क्या है, वो दुर्ग ही एक्चुअली क्या है, एक नगर के रूप में विकसित हो चुका है ये। ठीक है। और दूसरा क्या है? जो निगम, ठीक है, दूसरा क्या है? निगम। निगम का मतलब क्या हुआ? निगम मतलब एक बताया था मैंने, एक व्यापारिक संगठन शिल्पकारों का, ठीक है, जिसके मुखिया कौन हुआ करते थे? श्रेष्ठी हुआ करते थे। निगम, तो ये बेसिकली निगम जो है, वो जो ये जितने भी शिल्पकार और जो उनके जो समूह है, वो जहां पर रहते हैं, व्यापारियों का जो समूह है जहां पर रहते हैं, वो व्यापारिक समूह ही क्या बन चुका है, पूरा एक नगर के रूप में विकसित हो चुका है ये। ठीक है। तो निगम जो है बेसिकली क्या है, एक व्यापारिक नगर बन गया। चारों ओर, चारों ओर से ऐसा करो, वो सुरक्षा, ऐसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा है एक्चुअल में, सुरक्षा। फिर से लिख देता हूं, पर इसमें हम्म सुरक्षा घेरा बनाया हुआ। ठीक है। तो निगम क्या है? ये व्यापारिक नगर के रूप में है। ठीक है, व्यापारिक नगर के रूप में है ये। ठीक, ये सब नगरक, छोटे नगर है। नगरक क्या है? छोटे नगर। महानगर बताया मैंने, उसमें 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। बड़े नगर, ये वृहद नगर कह सकते हैं इनको वो। ये क्या है? वृहद नगर है ये। ठीक है। और वृहद नगर में बताया उधर 5 है।
5 उधर नाम लिख लेंगे, ठीक है। 5 5 नहीं 6 बताया था क्या? 6 बृहदनगर, उसको नाम लिख लेंगे वहां पर। ये सब है एक्चुअल में वो, ठीक है। अब कुछ तो जो है धार्मिक नगर के रूप में है, धार्मिक केंद्र के रूप में। अब धार्मिक केंद्र के रूप में जैसे कि अब भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, दोनों जहां जहां पर ज्ञान प्राप्त, पहले ज्ञान प्राप्त किए, वही स्थल एक बड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वहां पर वो धर्म चक्र प्रवर्तन किए, सारनाथ जैसे जगह भगवान महावीर भी जो है जहां जहां पर किए, समझा ना? नहीं इस तरह से क्या है कि बौद्ध, जैन और इस तरफ ये क्या नाम है इनका, हाँ, चारवाक कहाँ धर्म है भाई? ऐसे भी नाम नहीं सोच लेना चाहिए, ठीक है। वैदिक, और वैदिक नहीं कहा जाए उनको, क्योंकि इस समय जो विकसित हुआ है, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, शैव काशी विश्वनाथ, ठीक है, शैव, वैष्णव और शाक्त। शाक्त मतलब शक्ति। और ये ठीक है, ये सब इस मत के विभिन्न केंद्र, विभिन्न स्थल, ठीक है। ये सब इनमें से है। अब कुछ एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसमें एग्जाम्पल सारनाथ है और काशी है, ठीक है, श्रावस्ती है, पावा है, कुशी, नारा, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। और वो उज्जैन बाहर का हिस्सा है फिर भी, ठीक है, ये सब इनमें है। लुम्बिनी भी, पर भगवान बुद्ध का बस जन्म वाला है, कुछ खास नहीं है, बाद में तो बहुत बाद में गए, छोड़ दिए थे तो, ठीक है, ठीक, ठीक है। कौन सा? जैन? सैव? जब सैव दिख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, लोग सुनते नहीं है मेरी बातों के साथ साथ जो है। अब जैसे कि साख्त लिखा है, मैं एक दूसरा तरीका अपनाता हूं, इस वाले में से लिखता हूं वो, ठीक है, हो गया। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं अब ना, सब्जेक्टिव नेशनल जीएस पोर्शन में ये, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ और फैक्चुअल जो पूछते हैं वो भी फैक्चुअल का मतलब वो सिंपल फैक्चुअल नहीं है, आप देखे होंगे क्वेश्चन को वो, तो उनको थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा पढ़िए उनको उस तरह से। ये आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है मेंस में, ये 2019 या 20 में, 19 वाले में आया था प्रश्न ये, 19 या 20 में। हाँ वो समस्या है, प्रश्न आया था तो फिर जितना मुझे चाहिए था वो मैं खुद नहीं लिख पाया, उस समय दिमाग में प्रेशर था तो फिर नहीं आ पाया यार, लास्ट में छूट ही गया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें जो है, और जो, जब इसमें जो ये तो अर्थव्यवस्था हो गया, अब दूसरा बड़ा हिस्सा इनका क्या होगा, इनकी समाज, समाज के जो है मूल बात में डिस्कस कर रहा होगा ये। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं?
बुद्ध काल में सामाजिक, ये समाज कर देता हूं बस। बुद्ध काल में क्या है? समाज। अब समाज के बारे में जो है कहां से आएगा हिस्सा जो है हमारा, ये कहां से आ जाएगा उस तरफ? इसके पहले क्या है? वैदिक। एक मिनट। तो समाज का मतलब क्या क्या होगा इसमें? क्या क्या बात करेंगे? वैदिक में समाज का मतलब क्या क्या हुआ? इससे पहली बातें क्या है? अब पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, उसमें से मुख्य वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो है, अब इस समय तक पूर्व वैदिक में जो है, अब मूल बातें क्या क्या आ जाएगा? हम कब की बात कर रहे हैं? 6ठी सदी से पूर्व बात कर रहे हैं ना। हम एग्जैक्टली यहां पर देखें तो हम 6ठी सदी ईसा पूर्व में, और इसके बाद फिर जो है आगे जो कालखंड है उसमें क्या है? मौर्य काल है। और वो कब? ये है। और यहां पर हम इस नंबर, ये 600 बीसी से कब तक? 400 बीसी। ये हुआ। ठीक है। अब इस समय तक जो है, ये जो डेवलपमेंट है एक्चुअल में, वो ये कहा जाए मतलब समाज की जो मूल व्यवस्था है ये, या फिर जैसे कि कहा जाए कि वर्तमान में जो समाज की व्यवस्था है हमारी है, उनका अगर मूल ढांचा अगर देखा जाए तो लगभग इसी समय विकसित हुआ है ये। ठीक है। अब समाज का जो मूल ढांचा का मतलब क्या क्या हुआ? इसमें नए जो है सामाजिक समूह को उद्भव हुआ, ये कहा जाए। इस समय जो है नए जो है सामाजिक समूह, जैसे इसके पहले जो है हमारे पास में सबसे पहले क्या था? वर्ण था। ठीक है। उसको वर्ण भी नहीं कहा जाए, वर्ण। हाँ, कौन सा? रंग वाला। कौन सा? रंग वाला। ठीक। पहले क्या थे? रंग। मगर बाद में रंग क्या बन गया? रंग के बदलाव क्या आया था? हुँ? काम के आधार पर व्यवसाय। ठीक है। मतलब विशेष दावा किए थे उत्तर वैदिक काल में, वही था ना ये विशेष। तो उनका है व्यवसाय, उनका व्यवसाय के आधार पर। तो व्यवसाय के आधार पर क्या था इसमें? एक पुरोहित और राजन्य और एक सामान्य समूह। ठीक है। फिर इसके बाद बताया था मैंने जो है कि ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल, जो पुरुष पुरुष सूक्त, उसमें जो है एक आदि पुरुष को बताया था मैंने। उत्तर वैदिक वाला सेगमेंट है, उसमें क्या है? एक आदि पुरुष। आदि पुरुष से क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और
वैश्य और क्षुद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इनका भी जन्म इससे, आदि पुरुष से। ठीक है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब समाज पहले से क्या है, विभाजित है। देखा जाए विभाज समाज पहले से क्या है, विभाजित है। मगर इस विभाजन के जो है, जो आधार है, उसमें एक पहले क्या है, वर्ण रंग हुआ करता था, बाद में क्या हुआ, व्यवसाय बना। मगर अभी भी ये कोई कट्टरता नहीं है इसमें, ये अभी भी ये कठोर नहीं है। ये अभी जो है जन्म मूलक नहीं हुआ है। कठोरता नहीं होने का मतलब ये समझिए इनको, वो अभी क्या है, ये जन्म मूलक नहीं हुआ है। ठीक है। मगर अब छठी सदी ईसा पूर्व में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़ा परिवर्तन ये हुए, कई जो सूत्र ग्रंथ रचे गए, तो जो कई जो सूत्र जो ग्रंथ रचे गए तो छठी सदी ईसा पूर्व में समाज का जो मूल ढांचा है, का जो आधार बना, वो बना रक्त संबंध। ठीक है। वो क्या बन गया, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध का मतलब क्या हुआ, रक्त संबंध का मतलब ये हुआ कि अब यहां से, ठीक, एक तो जो है क्या है, गोत्र, ये जो तमस है, पहले जो है पूर्वदिक काल में कुछ अलग प्रकार थे। बाड़ा की बात किए थे हम लोगों ने, जहां पर लोग अपने पशुधन को एक साथ रखते थे। मगर अब यहां आकर के जो है बिल्कुल वो स्थापित हो गया कि एक मूल पुरुष उत्पन्न लोगों का समूह, एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह क्या कहलाएगा, गोत्र कहलाएगा। परिवार, पहले जो है जनजाति परिवार हुआ करते थे, मगर अब यहां पर जो है बहुत व्यवस्थित, बहुत जो है व्यवस्थित, एकल और संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। ठीक है। ये सब सेगमेंट सेगमेंट बात कर रहा हूं मैं। ये एक गोत्र की बात किया मैंने, दूसरा क्या है, इसमें पहले एक शब्द और स्पेस है अपने पास, ऊपर ऊपर स्पेस है लिखने के लिए, नहीं है, ठीक है, पर मेरे पास तो है। ठीक है। हाँ, ये कैसा है, विभाजित, जटिल और कठोर स्वरूप है इनका। ठीक है। विभाजित समझ रहे ना, ये समाज का विभाजन हो चुका है कई अलग अलग भागों में। ये कई अलग भागों में क्या है, समाज का विभाजन हुआ है इस तरह से। ये तो एक उसमें सेगमेंट क्या लिया मैंने इसमें, गोत्र, फिर किसका लिया, परिवार का। ये ठीक है। अब परिवार के बाद फिर क्या इसमें जुड़ जाएगा, मुख्य रूप से इसमें जो है वर्ण। तो पहले क्या था, वर्ण जो है वह जन्म मूलक नहीं हुआ करता था, कर्म मूलक हुआ करता था। ठीक। अब यहां स्थिति किस प्रकार की हो गई है, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था। कठोरता से जन्म मूलक
हो गया, व्यवसाय का विभाजन कर दिया इसने। व्यवसाय कैसे बन गए? जन्म मूलक बन गए। ठीक, तो ये वर्ण व्यवस्था क्या बहुत ही कठोरता से स्थापित किया गया। अब जो वर्ण से अगर बाहर जाएंगे, वर्ण मतलब उसमें, वर्ण मतलब क्या हो गया? अब ये सब उसमें उच्च वर्ण में अगर पैदा होंगे, जन्म होगा उसमें, ठीक है, तो उच्च वर्ण में, अब उच्च वर्ण मतलब कौन सा हो गया? ब्राह्मण पहला, सेकंड में क्षत्रिय, थर्ड में वैश्य, और चौथा, तो ये समाज में जो है सबसे विशेष अधिकार रखता है। इनके पास क्या है? विशेष अधिकार है। और इनके पास में अधिकार है, मगर फिर भी सबको सुरक्षा देता है, समाज में सेकंड नंबर पे है। वैश्य यही उत्पादक वर्ग है, मगर फिर भी समाज में तीसरी स्तर पे है। शूद्र कुछ अधिकार है ही नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ण की स्थिति है ये। ठीक है, कठोरता है, बहुत बड़ी मात्रा में कठोरता है ये। ठीक है, एक उत्पादन में भाग नहीं ले, दूसरा तो उत्पादन वर्ग अगर देखा जाए तो कौन है? ये वैश्य है, जिनको कुछ सहायता कौन करता है? शूद्र। ठीक, अगले लू, इनके साथ साथ जो है इसमें, ठीक है, ये तो हो गया। अब आश्रम व्यवस्था वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी ये, ठीक है, मगर उसमें क्या है, अब आश्रम व्यवस्था तो ठीक है, उसमें ब्राह्मणवादी है तो अपना पूरी व्यवस्था चलाएंगे, उसको ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसमें इसमें आश्रम व्यवस्था की स्वीकारोक्ति है, ठीक है, और बड़ी मात्रा में ये जो है आश्रम व्यवस्था हो गया। इसके बाद इसमें जो उनका मूल हिस्सा था, इसमें उनका पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितने हैं ये? क्या है? ठीक, तो ये जो है मजबूती से समाज में स्थापित हो गया। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है ये? ठीक है, और इसमें महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें गिरावट आई है, गिरावट। ठीक है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर जो है दहेज लेने देने का उल्लेख है। पहली बात, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन, ठीक है, और दासी के रूप में महिलाओं को अधिकारहीन बनाना। ठीक है, ये सब जो है वो, और भी कई बातें हैं ये, और भी जो है ऐसी कई बातें हैं ये। ठीक है, इसमें एक और थोड़ा सा पहले इधर ले सकते थे हम लोग, आश्रम व्यवस्था कुल के पहले, इधर वर्ण लिए हैं कि हम लोग वर्ण,
और इसमें वर्ण है, और इसमें पूरी व्यवस्था इसको लेकर के हम इसमें कह सकते हैं वर्ण लिख लेंगे। कुल, क्योंकि यही से है ना उच्च कुल और निम्न कुल, तो कुल और नातेदारी, ठीक है। तो कुल मतलब पितृ और मात्र, पितृ और मात्र, इससे जो है क्या है नातेदारी विकसित हुआ दोनों तरफ, ठीक है। इससे जो है नातेदारी विकसित हुआ वो। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना था हमें और छूट गया लग रहा है। आगे बढ़ूं मैं अब? हो गया। कुल लिखा हूं, पितृ अथ पितृ सत्तात्मक वाला और कुछ मात्र सत्तात्मक और नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था समझते हैं ना ये नातेदारी, ठीक है। ये हो गया। महिलाओं की स्थिति, ठीक, गिरावट हुआ, मूल बात यही है एक्चुअल में इसमें, ठीक है। अब इसमें जो वर्ण हुआ करता था, तो वर्ण तो बताया मैंने उस तरफ, वर्ण व्यवस्था, और एक ऐसा है बहुत कठोर है। अब कठोर वर्ण व्यवस्था है, इसका मतलब इस वर्ण व्यवस्था का कहीं न कहीं जो है उल्लंघन होगा, उल्लंघन। और उल्लंघन पर जो है स्थिति क्या हुआ, अब उसको वर्ण से बहिष्कृत किया जाएगा। अब जब वर्ण से बहिष्कृत करेंगे उनको, ठीक है, तो वो अपना एक अलग व्यवस्था बनाएगा। तो ऐसे कई लोगों को बहिष्कृत करते चले गए। क्यों बहिष्कृत करेंगे? उच्च कुल की जो है पुरुष निम्न कुल की महिला से विवाह कर लिया, तो क्या माना जाएगा? वो उस वर्ण व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया है जिसको जो है इन ब्राह्मणों ने स्थापित किया है। निम्न कुल की उच्च कुल की महिला अगर मान लो निम्न कुल के पुरुष से अगर विवाह कर दिया, तो क्या माना जाएगा? उस व्यवस्था को नहीं, उस व्यवस्था को उन्होंने नहीं स्वीकार किया या उल्लंघन किया जिसको ब्राह्मणों ने स्थापित किया है, इसीलिए उनको उस वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत कर दो। समझा रहा है ये? तो ऐसे जो है क्या है, बड़ी मात्रा में जो है लोगों को समूह उस वर्ण व्यवस्था से बाहर निकालते चले गए, ठीक है। तो इससे जो है ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से, क्षत्रिय का जो है बस इस तरह से है। इससे जो स्थिति निर्मित हुआ वर्ण संकर का, इससे निर्मित हुआ स्थिति वर्ण संकर का। वर्ण संकर बेसिकली क्या है? दो अलग अलग कुलों का मिश्रण है बेसिकली ये। तो जो रक्त शुद्धता बनाए रखने की विचार था, यहां पर क्या हो रहा है, वो धूमिल पड़ रही है, क्योंकि अब व्यक्ति जो है अपनी जो स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहता है ये, ठीक है। इसी क्रम में फिर जो है ये अब धीरे धीरे वर्ण संकर की मात्रा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इससे जो है, इससे जो है वो एक अलग समूह विकसित हुआ। किस रूप में? जाति के रूप में। और ये 6ठी सदी से पूर्व से इनकी जो है मूल जो है प्रक्रिया शुरुआत होती है जाति के विकास की है। और जाति से फिर आगे जो है इसी जो है निरंतर क्रम में, ठीक है, जाति से ही, जाति से जो है उपजाति, जाति से जो है उपजाति का विकास, ठीक है। ये सब जो है प्रक्रिया शुरुआत हुआ वो। इसके साथ साथ ये वर्ण व्यवस्था स्थापित होगी, जिनको उल्लंघन किया तो ये सब चीजें हो गया एक्चुअल में वो वर्ण संकर वाला ये, ठीक है। जाति है, उपजाति है, ठीक है। और इसमें क्योंकि अब लोहे का प्रयोग करते हैं, बड़ी मात्रा में हल का प्रयोग करते हैं, अब हल चलाने के लिए महिलाएं नहीं जाएंगे, तो क्या है उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इनके साथ साथ फिर जो है ये इसमें इस समय जो है नाम मिलता है इसमें निम्न जाति के,
जैसे कि इसमें उल्लेख मिलता है चंडाल, निषाद, ये सब निम्न जाति के माने जाते हैं। हिंसिप्पा, हिंसिप्पा, ठीक है, ये सब निम्न काल, वीर्ण है, रथकाल है, ये सब क्या है, निम्न जाति के माने जाते हैं। ऐसे और भी कई समूह है इनका ये, ठीक है। तो हाँ, पर अभी इसमें जो है वो छूआछूत का विकास नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसमें जो है अभी अस्पृश्यता का विकास नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसमें दास दासी, दास दासियों का वृहद मात्रा में, दास दासियों का वृहद मात्रा में जो कृषि और जो सरकारी कारखाना, खानों में उपयोग, ठीक है, कई जगहों पर इस तरह से ये जो है कि इनकी समाज है ये, मतलब समाज मूल रूप से देखा जाए तो क्या है, इनका स्वरूप अगर देखा जाए तो कैसा है ये, विभाजित है, असमानता है और विशेष दावा करने वाले, विशेष अधिकार किनके पास, ब्राह्मणों के पास, और अधिकारहीन कहा जाए, कौन है इस तरफ, कई वर्ग है, अधिकारहीन क्या, अब तीनों वर्ग ले सकते हैं, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है और शूद्र भी, जबकि ये क्या है निचली स्तर में, तो ये तो कुछ विरोध कर ही नहीं सकते। स्थिति ऐसी भी खराब है इनकी, डेली कमाना और डेली खाना। वैश्य अपना खेती बाड़ी और व्यापार वाणिज्य को छोड़ करके जो है वो कोई आंदोलन विरोध नहीं कर सकते। बचा कौन, क्षत्रिय, इनके पास में जो है क्योंकि बड़ा ताकतवर है, धन भी है, ठीक है, तो ये जो है उस व्यवस्था को जो है चुनौती दे सकता है, ये क्षत्रिय, ठीक है, ये चुनौती दे सकता है। जो किसको स्थापित किसने किया है, किसने स्थापित किया है, ब्राह्मणों ने स्थापित किया है, उस व्यवस्था को चुनौती ये दे सकते हैं ये, ठीक है। और आगे दिए भी, दिए मतलब कौन, क्योंकि जितने भी नवीन धर्म को उदय हुआ है उसमें जो प्रमुख जो दो धर्म है विशेष रूप से बौद्ध और जैन, ये बेसिकली क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल के ना, भगवान महावीर भी और भगवान बुद्ध, ठीक, ये हुआ इनका सामाजिक व्यवस्था। कल टेस्ट भी है और उसके बाद फिर अगर समय उसमें बचा रहा मेरे हिस्से में ये, तो कल फिर इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग उनका धर्म और दर्शन वाला पोर्शन ये, ठीक है। फिर आगे जो है हम फिर डिस्कस करेंगे मंडे मंडे को फिर बौद्ध धर्म, ठीक है, ठीक, हाँ, मंडे को नहीं, 3 तारीख को करने पड़ेगा हमें ये, ठीक है। क्षत्रिय इतिहास पढ़ेंगे तो इधर थोड़ा सा इधर ये आगे बढ़ जाए, और वो कल भी हमारे पास टाइम है, टेस्ट जो है प्रॉपर टाइम में आएंगे, और ठीक है, इतिहास के जो है करीब उसमें 60 क्वेश्चन है, और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन है, और 10 या 15 10 क्वेश्चन जो है भारत के इतिहास संविधान का है ये, ठीक है। ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन ठीक से बनने चाहिए एक्चुअल में वो, ठीक है, ठीक, बाकी कल करते हैं।